तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मुझसे इंटरव्यू में पूछा क्या क्या। तो जब हम बाहर अपनी इंटरव्यू का वेट कर रहे थे, तब हमको ये इन्फॉर्मेशन मिली कि अंदर जीके भी पूछी जा रही है। एंड वी वर ऑल वेरी सरप्राइज्ड, क्योंकि जीके का प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा था। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कस करने लगे कि कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्या आंसर्स हम दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा अंदर नहीं होने वाला था, क्योंकि वी वर नॉट नोइंग कि अंदर क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अच्छा, पहला क्वेश्चन मुझसे क्या पूछा गया, जीके से स्टार्ट हुआ था। जो पैनलिस्ट थे उसमें से जो मेंबर थे, बोर्ड मेंबर थे, उन्होंने सारे क्वेश्चंस जीके के ही पूछे। तो उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन उनका था कि आजकल सेंसस चल रहा है, जनगणना चल रही है, तो ये हमारी जब से इंडिपेंडेंस हमें मिली है तब से कितनी बार हो चुकी है। तो मुझे ऐसे याद नहीं आ रहा था, पर मैंने उनको बोला कि हर 10 साल में जनगणना होती है, और इसके अलावा 1947 में इंडिपेंडेंस हमें मिली थी। आई कुड नॉट कैलकुलेट राइट देयर एंड देन, लेकिन एक ब्रीफ मैंने आंसर्स दे दिया था। उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, तो जनगणना जो है वो लोएस्ट कब गई थी। तो इसका भी आंसर एग्जैक्टली मुझे नहीं पता था। मैंने एक कैलकुलेटेड गेस किया कि हो सकता है इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी के रेन में ऐसा हुआ होगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उस समय कोई भी युद्ध या फिर कोई भी डिजीज़ वगैरह नहीं फैली थी, तो ऐसा कोई रीज़न नहीं हो सकता है। फिर उन्होंने मुझसे इंदिरा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने लगे, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं, आप जैसा आंसर देते हो उस पर क्वेश्चंस खुलते रहते हैं। तो इंदिरा गांधी पे उन्होंने पूछा कि उनकी डेथ कैसे हुई। तो उसका मुझे एग्जैक्टली रीज़न नहीं पता था कि सिख कम्युनिटी से उनका क्या इशू था, क्योंकि उनके बॉडीगार्ड ने उनको शूट किया था। तो एग्जैक्ट इशू मुझे नहीं पता था। इतनी नॉलेज मुझे थी कि उनको सिख कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स कुछ हर्ट हुए थे उनके किसी डिसीजन की वजह से। इस वजह से रायट्स हुई थी, और इस वजह से उनके बॉडीगार्ड जो कि खुद सिख थे, उन्होंने उनको शूट किया था। तो इतना मुझे पता था, तो मैंने उनको ये बात बताई। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा उनके बच्चों के नाम, जिसमें से राजीव गांधी का नाम मुझे याद आ गया। संजय गांधी का नाम मुझे बिल्कुल एट द टिप ऑफ द टंग कहते हैं ना, था, मुझे बस बोल नहीं पाई, मुझे एकदम से क्लिक नहीं हुआ उस समय। तो उन्होंने मुझसे पूछा उनकी बहुएं भी राजनीति में, आप उनके नाम बताइए। तो उसमें मैंने उनको बता दिया दोनों, सोनिया गांधी एंड मेनका गांधी, एंड दे वर वेरी सरप्राइज्ड कि आपको बहुओं के नाम पता है। सो थोड़ा सा ह्यूमरस और लाइट एटमॉस्फेयर उस समय हो गया था। मुझे लग रहा था कि अब जीके के बहुत हो गए हैं, तो धीरे धीरे इंग्लिश पर आएंगे, एंड आई वॉज ईगरली वेटिंग फॉर माई सब्जेक्ट टू कम। उसके बाद जो इंग्लिश के ही एक्सपर्ट थे, उन्होंने मुझसे जीके का क्वेश्चन पूछा। रिवर गंगा जो है वो यूपी के किस स्टेट से आती है और किस स्टेट में से एग्जिट करती है। तो इतना मुझे पता भी नहीं था कि यूपी के बारे में इतना भी जान के जाना पड़ेगा कि कहाँ से गंगा आती है, कहाँ से निकलती है। मुझे प्रायर नॉलेज भी नहीं थी, और मैंने प्रिपेयर भी नहीं किया इस बारे में। फिर भी एक वाइल्डेस्ट गैस मैंने किया कि शायद वाराणसी, जिसका आंसर मुझे भी पता था कि शायद सही नहीं होगा, वो नहीं भी था। घर आके मैंने गूगल किया, तो उसमें से आंसर्स मुझे पता चले। उसके बाद यहाँ से जो जीके के क्वेश्चंस थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग थे मेरे लिए, फिर भी मैंने सरफेस नॉलेज अपनी जितनी थी उनको बताई। भले ही मुझे मेन आंसर नहीं आ रहा था, पर मैंने उसकी आसपास की चीज़ें बताई, जिससे कि उनको एक क्रॉस क्वेश्चन करने का भी मौका मिला, और साथ में साथ उनको ये पता चला कि थोड़ी बहुत उसको नॉलेज है। उसके बाद आ गए वो सब्जेक्ट पर जिसका मुझे बहुत इंतज़ार था। तो सब्जेक्ट पर पहले स्टार्ट हुई ग्रामर, जिसमें उन्होंने पूछा व्हाट आर वर्ब्स और इसके टाइप्स बताइए। तो मैंने बताया फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में, ट्रांसिटिव एंड ट्रांसिटिव वर्ब्स के बारे में, ये मैंने खुद से बताए। फिर उन्होंने बोला कि मेन वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स भी होते हैं। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल होते हैं। उसके बारे में मैंने उनको बताया फिर उनमें क्या डिफरेंस होता है। उन्होंने बोला ऑक्सिलरी वर्ब्स को हेल्पिंग वर्ब्स क्यों कहते हैं, तो मैंने उनको उसका रीज़न बताया। उसके बाद मैंने उनको एग्जाम्पल्स दिए कि हेल्पिंग वर्ब्स के क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, क्यों यूज़ किया जाता है। उसी से वो मोडाल्स पे आ गए। मोडाल्स उन्होंने पूछा कि कितने होते हैं, तो एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं पता था, पर मैंने उनको एग्जाम्पल दिए क्यों उनको यूज़ करते हैं। ये सारी बातें यहाँ तक आ गई थी, और वर्ब्स का हमारा वहाँ फिनिश हो गया। ग्रामर में उसके बाद फिर उन्होंने कुछ नहीं पूछा। फिर लिटरेचर वाले जो एक्सपर्ट थे, उन्होंने अपने क्वेश्चंस पुट अप करने स्टार्ट किए। तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन था पोएटिक जस्टिस को लेकर, कि पोएटिक जस्टिस किस राइटर से एसोसिएटेड है। उसके बाद पोएटिक जस्टिस के बारे में मैंने उनको उसकी डेफिनेशन बताई, एंड आफ्टर दैट ही सेड दैट ओके। फिर उन्होंने एक लाइन बोली वर्क की, मैन कैन बी डिफीटेड बट नेवर डिस्ट्रॉयड। तो ये किस वर्क की लाइन है? मैंने बोला ये अर्नेस्ट हेमिंगवे के वर्क ओल्ड मैन एंड द सी की लाइन है, और सैंटियागो के लिए ये लाइन बोली गई है, और इस वर्क को पुलित्जर अवार्ड भी मिला है। एक क्वेश्चन में मैंने उनके 2-3 आंसर्स दे दिए, जिससे कि उनको लगे कि येस आई हैव प्रिपेयर्ड द सब्जेक्ट वेल। ओके,
तो उसके बाद आ जाते हैं ट्रैजिक फ्लॉ। उन्होंने पूछा अच्छा ट्रैजिक फ्लॉ, पहले तो उन्होंने बोला कि ट्रेजेडी क्या होती है, मैं उसके साथ साथ मेरे मुंह से ट्रैजिक फ्लॉ भी वर्ड निकला, जिसमें उन्होंने पूछा ये क्या होता है। मैंने उसकी डेफिनेशन बताई, 2-3 एग्जांपल्स दिए। हेमर्शिया होता है ट्रैजिक फ्लॉ, और उसके साथ साथ ओथेलो, मैकबेथ, ये सारे ट्रैजिक फ्लॉ ही था इनमें, इसीलिए उनकी ट्रेजेडी ऐसी हुई। उसके बाद ही आस्क्स मी दैट ईडियम्स और फ्रेजेस क्या होते हैं, ईडियम्स और फ्रेजेस क्यों यूज़ करते हैं। तो मैंने पहले तो बताया क्या होते हैं और क्यों यूज़ करते हैं, तो थोड़ा सा एक ह्यूमरस और विटी करने के लिए अपने स्टेटमेंट को इनको यूज़ किया जाता है। ही सेड ओके वेरी वेल। उसके बाद मेटाफिजिकल पोइट्स पर आ गए, क्योंकि विटी वर्ड उन्होंने उठाया उससे, और उन्होंने बोला कि ओके उन्होंने मेटाफिजिकल एग्जैक्टली नहीं बोला, उन्होंने बोला एक एज थी जिसमें विट बहुत यूज़ की जाती थी। तो मेरे दिमाग में पोप और ड्राइडन की ज़्यादा रेफरेंस आ रहा था, क्योंकि विट वॉज यूज इन द न्यू क्लासिकल एज। तो मैंने उनको उसके बारे में बताया, तो उन्होंने कहा कि हाँ उसमें भी होता है, लेकिन एक एज थी जिसमें विटी वो यूज़ थे, जैसे जॉन डन थे। देन आई केम टू द पॉइंट कि ओके ही इज़ आस्किंग अबाउट मेटाफिजिकल पोएट्स। तो मैंने कहा कि येस सर, मेटाफिजिकल पोएट्स थे, दे यूज कंसीट्स, जो कि एक्सटेंडेड मेटाफर्स हैं, ये भी एक विट क्रिएट करने के लिए यूज़ होते थे। ही वॉज सेटिस्फाइड विद द क्वेश्चन। उन्होंने फिर लास्ट में ये पूछा कि अच्छा ये किस सेंचुरी की बात है, ये मेटाफिजिकल पोएट्स किस सेंचुरी को बिलोंग करते थे। सो आई सेड दैट दे बिलोंग टू 17th सेंचुरी। सो आफ्टर विच द लास्ट क्वेश्चन ऑफ हिज वॉज कि आप कहीं पढ़ाते हो अभी। मैंने कहा कि सर अभी नहीं पढ़ाती, मेरे बच्चे छोटे। तो ही सेड ओके फाइन। तो आफ्टर दैट ही नॉडेड हिज हेड एंड it gave me an impression that he was satisfied with the overall answers I gave, but still I was waiting for the final result, और रिजल्ट भी ऐसे ही आया। I scored 37 मार्क्स, जिसमें से मुझे पूरा यकीन है कि जीके में तो मार्क्स कटे ही होंगे, क्योंकि I was not very thorough with the general affairs and लेकिन फिर भी my subject portion was very nice and I was eagerly waiting for my subject portion to come and तो जितनी भी साइलेंस थी वो ब्रेक करने का काम इंग्लिश पोर्शन ने ही किया। तो अगर आप एक स्ट्रैटेजी के साथ जाना चाहते हो इंटरव्यू में, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपका सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी पकड़ हो। जीके जीएस थोड़ी बहुत नहीं आती है, चल जाएगा, कि मेरे केस में चला, क्योंकि मैंने बहुत ही सरफेस नॉलेज पे आंसर्स दिए, और कई के तो मैंने स्किप किए क्योंकि नहीं आता था मुझे ना जीके। लेकिन सब्जेक्ट में हाँ मेरी पकड़ अच्छी थी, उनके जितने भी क्वेश्चंस थे मेरे पास उन सब के आंसर्स थे, और शायद ही कुछ वर्डिंग इधर उधर अगर हुई हो तो हुई हो, जो कि उन्होंने पॉइंट आउट भी नहीं किया, तो उसमें हो सकता है। बाकी आंसर्स सारे मैंने दिए और सही दिए। घर पे आके भी मैंने चेक किए कि मेरा इंग्लिश पोर्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। सो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि हो जाएगा। थोड़ा सा जीके में इशू मुझे लग रहा था, जो कि फाइनल रिजल्ट देखने के बाद मुझे क्लियर हो गया कि जीके में भी ठीक ठाक मार्क्स मिल गए। दैट इज़ वाई आई गॉट 37 आउट ऑफ 50 मार्क्स। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई इंटरव्यू। उसके बाद अब मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि क्या स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो की, और आप भी कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। और या दैट्स इट। सो वील मीट नेक्स्ट टाइम। टिल देन हैप्पी लर्निंग।